नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका कुसुमलता जोशी और आज हम जानेंगे काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं। आज का विषय है काव्य सौंदर्य। तो हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं, उसका आनंद लेते हैं और उसकी गहराई को समझते हैं, तो इसमें हमें कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, या हम किसी उसके भावों को, उसके रस का आनंद लेते हैं, तो इसे ही काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि काव्य सौंदर्य, किसी भी कविता को हम दो प्रकार से जानते हैं। एक तो हम उस कविता के द्वारा क्या कहा जा रहा है, उसके शाब्दिक अर्थ को हम नहीं देखते हैं, हम उसके भावार्थ को देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो कई बार शब्द कम होते हैं लेकिन उसके गहरे अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए कविता के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको कविता का भावार्थ कहा जाता है। और जब किसी कविता को हम पढ़ते हैं, सुनते समय हम उसके भावों की सुंदरता का अनुभव करते हैं, उसकी भाषा की मधुरता को जानते हैं, उसमें किस प्रकार की भाषा है, सरल है, कठिन है, और शब्दों, उसकी कल्पना, शब्दों का चयन और उसकी छंद, रस, लय आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। तो सरल शब्दों में किसी कवि ने अपनी कविता में कितने भाव भरे हैं और उसको कितने सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, कितनी कलात्मकता के साथ उसे प्रस्तुत किया है, वही कविता का काव्य सौंदर्य है। तो काव्य सौंदर्य को पढ़ने जानने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य सौंदर्य जानना या उसकी चीज़ें, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, यह जानना और उसे किस प्रकार से कविता को जाना जा सकता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले है कि इससे हमें कविता की गहराई जानने में या समझने में मदद मिलती है। दूसरा, कवि की कला की पहचान होती, कवि कितना योग्य है, उसने कितनी चतुराई से शब्दों का चयन किया है और कम शब्दों में, कविताएं अधिकतर जो है कम शब्दों में कहे जाने वाले भाव हैं, तो कितने कम शब्दों में कितनी सुंदरता के साथ अपने भावों का चित्रण किया है। यह जो है, जैसे एक चित्रकार होता है, वो अपनी तूलिका से अपने रंग भरता है या एक ब्रश से अपने चित्र में रंग भरता है, उसी तरह कवि जो है शब्दों के द्वारा अपनी कविता में चित्र बनाता है और उनके भावों को भरता है। तो इससे कवि के भावों को समझने में या कविता की गहराई समझने में आसानी होती है और कवि की कला की पहचान होती है। दूसरे, अगर हम काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह समझ पाते हैं तो कविता का आनंद पूरी तरह से, मतलब अगर आप कोई कविता अच्छी है तो वो तो सभी को अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे एक गाना होता है, तो जब गाना, अगर आप उसकी लय को जानते हैं, ताल को जानते हैं, तो आप उसका पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। उसी तरह कविता के रस, छंद और काव्य सौंदर्य को आप जानते हैं तो आप कविता का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। दूसरा है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो कविता में बहुत सारे अलंकार होते हैं, रस होते हैं, छंद किस प्रकार का यूज किया है, शब्दावली किस प्रकार की प्रयोग की गई है, ये सब जानने के लिए, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है और माध्यमिक शिक्षा के या हमारी किसी भी लेवल की जो एजुकेशन है उसमें काव्य सौंदर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार तो काव्य सौंदर्य पर ही बड़ा उत्तर लिखना होता है, तो इसलिए काव्य सौंदर्य को बचपन से ही, छोटे आयु से ही जानने की कोशिश करनी चाहिए। 7वीं 8वीं कक्षा से ही इसको शुरू करा देना चाहिए और छात्रों को परिचित कराना चाहिए कि काव्य सौंदर्य जानना कितना ज़रूरी है। दूसरा है, भाषा और शैली जानने में आसानी मिलती है। जो कवि है उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य सौंदर्य के द्वारा कवि ने कितनी सुंदरता से अपनी बात कही है, कितने सरल शब्दों में या कठिन शब्दों में या जिस प्रकार की भी भाषा शैली उसने यूज की है, तो वह सब जानने में हमें मदद मिलती है। तो आइए कि काव्य सौंदर्य में हमें क्या क्या
देखना चाहिए। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य होता है कि कवि ने अपनी कविता के द्वारा क्या कहा गया है, जिसे आप भाव सौंदर्य कह सकते हैं, या सरल शब्दों में आप उसके भाव का कितने भाव से कितने आनंद हमें प्रदान कर रहा है अपनी कविता के द्वारा वह। दूसरा है भाषा सौंदर्य देखना चाहिए कि कवि ने किस प्रकार की भाषा यूज की है, सरल भाषा यूज की है, सरल भाषा का प्रयोग किया है या क्लिष्ट यानी कठिन भाषा का प्रयोग किया है, उसकी शब्दावली कैसी है, सरल हिंदी की शब्दावली है, बोलचाल की भाषा है, या संस्कृत निष्ठ भाषा यानी उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं। अगर अरबी फारसी या उर्दू के या विदेशी शब्द बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसे कहेंगे कि अरबी फारसी शब्दों का बहुत ज़्यादा खुलेआम प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से उसकी भाषा को भी हमें जानना पड़ेगा। और फिर है अलंकार। अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच। आपके लिए जो है किसी भी काव्य सौंदर्य को जानने के लिए अलंकार को बहुत प्रयोग होता है। जैसे हम तुलसीदास की रचनाएं हम देखते हैं, उनमें बहुत सारे उन्होंने अनुप्लास अलंकार का प्रयोग कर रखा है, यमक अलंकार का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। तो उपमा, उत्प्रेक्षा आदि हमारे हिंदी के अनेक अलंकार हैं। और जहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अलंकार हैं। तो पहले हमें अलंकारों को जानना होगा, तभी हम कविता के अलंकारों को जान सकेंगे। तो इनके लिए अलग से हमें पढ़ना चाहिए कि ये अलंकार कौन कौन से हैं। माध्यमिक शिक्षाओं के लिए कौन से अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग होता है और हायर एजुकेशन के लिए किन अलंकारों को। वैसे तो छोटी कक्षाओं में ही 10वीं तक या 12वीं तक ही अलंकार सिखा देने चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है छोटी कक्षाओं में अनुप्रास, यमक और उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो है आते हैं छंद और लय में। अनेक प्रकार के छंद हैं, जैसे सोठा है, पद है, दोहा है आदि का प्रयोग किया गया, चौपाई है, छप्पई है। तो इन सब छंदों को हम जानेंगे तभी हम जान सकेंगे कि कवि ने किन छंदों का प्रयोग किया है। छंद का क्या लाभ होता है? छंद का लाभ ये होता है कि जब हम छंद जानते हैं तो इसको हम संगीत से तुरंत जोड़ सकते हैं। हमें पता चल जाता है, कविता पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इसको कैसे गाना चाहिए। और उस देखो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर आप गीत की बात करते हैं तो उसके साथ लय और ताल होगी, और ताल होगा तो फिर संगीत होगा, और संगीत होगा तो गायन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए छंद का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें रस कैसा है, जैसे उसमें प्रेम का, जैसे उसमें अलग अलग तरीके के रस हो सकते हैं। तो जैसे उसमें भयंकर रस हो सकता है, वीर रस हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उसमें रस हो सकते हैं, जिससे कुछ कविता को पढ़ करके हमें बहुत जोश आ जाता है, तो उनको पढ़ के हम वीर रस की उत्पत्ति होती है। और रौद्र रस जहाँ पे देख करके हमें भयानक होता है पता चलता है, तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। और इसी प्रकार से शांत रस होता है, या भक्ति रस, जैसे सूरदास की, तुलसीदास की, इनकी कविताएं पढ़ करके हमें बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। तो अधिकांशतः या वात्सल्य रस है। तो इस तरह से क्या रस उसमें है वह सब हम पढ़ते हैं, तो उसका भी हम आनंद ले सकते हैं। इस तरह से छंद, ताल, रस आदि के बारे में हम जानते हैं। फिर चित्रात्मकता, कवि किस प्रकार से शब्दों को चुन चुन करके उसके चित्र बना देता है सामने सामने। ऐसा लगता है कि हमारे आँखों के आगे सुंदर चित्र हो गया, मानो हिमालय का दृश्य बता रहा है तो हमारे आँखों के आगे हिमालय खड़ा हो जाएगा, भले ही हम वहाँ पर नहीं गए हों। या समुद्र की विशालता बता रहा हो तो वो कविता के माध्यम से ही समुद्र की विशालता का हमें अनुभव करा देगा। तो इस प्रकार से चित्रात्मकता का गुण कविता के द्वारा हम जान सकते हैं। और कवि की कल्पना शक्ति का भी हम उसका भी हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, उसका आनंद हम ले सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कविता का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को छोटे 7वीं, 8वीं और 9वीं की कक्षाओं से ही उन्हें इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए और कविता का पूरा आनंद लेना सीखना चाहिए। जैसे अगर हम कोई गीत वगैरह जानते हैं तो अगर हम उसके सारे जो है
संगीत के बारे में हमको जानकारी है, तभी हम संगीत के बारे में उसका आनंद ले सकते हैं। तो उसी प्रकार कविता का आनंद भी हम तभी ले सकते हैं जब हम उसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।